जूरिस्प्रूडेंस की कॉपी निकाल लीजिए, स्पीड बढ़ाइए अब लिखने वाला भी। आपका समाजशास्त्री यथार्थवादी एक दिन लगेगा, यानी कि एक हफ्ता में इसको निपटाया जाए 8 दिन में। देखिए, आपका समाजशास्त्री विचारधारा लिखवाई जा रही थी, उसमें लास्ट लाइन बोलिए तो क्या। इतिहास लिखवा दिया गया था ना, सिद्धांत भी सब हो गया था ना इसके पहले इसके। मैंने नहीं, कहाँ तक लिखवाया, लास्ट लाइन बोलिए। हाँ लिखिए आगे भाई, आपका हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए समाजशास्त्री विचारधारा में, समाजशास्त्री विचारधारा की विशेषताएं। हेडिंग डालिए सोशलिस्ट स्कूल की क्वालिटी या विशेषताएं। समाजशास्त्रीय विचारधारा की विशेषताएं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है तब आपका ये बनता है। लिखिए पहला, यह विचारधारा विधि के कार्यों पर जोर देती है। यह विचारधारा पर आवाज चेक कर लीजिए। यह विचारधारा विधि के कार्यों पर जोर देती है। दूसरा लिखिए, यह विचारधारा सामाजिक हितों के संरक्षण पर बल देती है, यानी कि जो सोशल इंटरेस्ट है, यह विचारधारा सामाजिक हितों के संरक्षण पर बल देती है। अगला लिखिए, यह विचारधारा विधि को साधन तथा समाज को साध्य मानती है। ये कोटेशन आ सकता है, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। यह विचारधारा विधि को साधन एवं समाज को साध्य मानती है। आप पर भी उदाहरण इसको दिया जा सकता है। साधन यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, साध्य क्या है, साध्य मतलब अंतिम लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य ये है कि आपका इस बार की वैकेंसी में क्या पाया जाए, सिलेक्शन। तो जो कानून होता है इस विचारधारा के अनुसार समाज में इंटरेस्ट या हित होते हैं, और उन हितों के टकराव को रोकना आपका किसका कार्य है, कानून का। बताया जाएगा हित डिटेल में। अगला लिखिए, यह विचारधारा यह विचारधारा प्राकृतिक विधि का विरोध करती है। यह विचारधारा नेचुरल लॉ का, प्राकृतिक विधि का विरोध करती है, यानी कि भगवान के अस्तित्व, भगवान द्वारा बनाए गए कानून को मानने से डिनाई करती है। भाई फिर एक बार देखिए, ऐतिहासिक भी डिनाई की, विश्लेषणात्मक भी डिनाई की। ऐतिहासिक वालों ने कहा कि कानून समाज में पाया जाता है, बनाया नहीं जाता। एनालिटिकल वालों ने कहा कि कानून तो जानबूझकर संप्रभु द्वारा बनाया जाता है, समाज में पाया नहीं जाता। तो ये विचारधारा क्या कहेगी कि कानून समाज में पाया भी जाता है, बनाया भी जाता है, लेकिन दोनों का मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज के लोगों की क्या हो, भलाई। और जबकि प्राकृतिक विचारधारा किस पर आधारित थी, कल्पना पर, यानी कि भगवान ने ही कानून बनाया। अब अगला लिखिए, इस विचारधारा को क्रियाशील विचारधारा भी कहते हैं। एक्टिव या
देखिए, इस विचारधारा को क्रियाशील विचारधारा कहा जाता है। क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि एक्टिव स्कूल या क्रियात्मक या क्रियाशील विचारधारा किसने कहा इसको, तो इसी में पोस्ट में आगे लिख लीजिए, पैटर्न महोदय ने। पैटर्न बहुत अंदर जाकर पूछे तो सकता है, पैटर्न, पैटर्न, पैटर्न महोदय ने इसे क्रियाशील विचारधारा कहा। समझते हुए क्रियाशील का मतलब, मैं सबसे अच्छा उदाहरण आपका जो डावरी एक्ट चल रहा है वही सबसे अच्छा उदाहरण इसका है। क्रियाशील विचारधारा का मतलब ये हुआ कि ये विचारधारा ये मानती हैं कि विधि की किताबों में जो बातें कानून में लिखी गई हैं वे बातें धरातल पर समाज में भी अप्लाई होनी चाहिए। जैसे कि आपका दहेज अधिनियम पढ़ रहे हैं, दहेज अधिनियम में लिखा है कि दहेज देना और लेना दोनों अपराध है, दोनों प्रतिषिद्ध किया गया है, रोका गया है। तो समाजशास्त्री विचारधारा कहती है कि जो बातें किताब में लिखी गई है उसका समाज में क्या होना चाहिए, पालन। तो क्या पालन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, 99% तो नहीं हो रहा है। यानी कि समाजशास्त्री विचारधारा का शुद्ध रूप से दहेज अधिनियम का लोग क्या करते हैं, वायलेशन। तो समाजशास्त्री विचारधारा ही ये कहती है कि जो बातें किताब में लिखी गई है उसके अनुसार आप क्या करिए, कार्य करिए। इसी को आपका तीन बातें और समझनी है, अंतर भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पॉलिटी क्या है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। जो संविधान में बातें बेयर एक्ट में लिख दी गई हैं वही आपका माने संविधान है। और पॉलिटी का मतलब ये होता है कि कंडक्ट, यानी कि संविधान में लिखी गई बातों को व्यवहार में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो जैसे ही संविधान की लिखी गई बातें कंडक्ट या आचरण या व्यवहार में लागू की जाएंगी वह आपका पॉलिटी का भाग हो जाएगी। और लागू करने वाला प्राधिकारी मनमाना तो काम नहीं कर रहा है तो तुरंत कौन कानून आ जाएगा, एडीला। तो तीनों कानून एक दूसरे से क्या है, जुड़े हैं। एक उदाहरण देखिए, भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 120, नहीं आर्टिकल आपका 72 ही पढ़ा गया, वहीं देखा जाए। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी अपराधी को क्षमा दान देने की शक्ति है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। अब ये पॉलिटी कब बन जाएगी, राज व्यवस्था कब बनेगी, तो जैसे ही भारत के राष्ट्रपति ने किसी अपराधी को क्षमादान दिया अब वह क्या हो गया, राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। अब अगला नियम एडीला कब लागू होगा, प्रशासनिक विधि। क्या राष्ट्रपति ने क्षमादान देते समय जो कार्य किया है उनका कार्य सही है कि गलत है, इस बात की जांच कौन करेगी, प्रशासनिक विधि। तो हमने पुरुष सुधाकर का केस बताया गया था कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान स्वीकार करने या इनकार करने के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और उच्चतम न्यायालय ये जांच कर सकता है कि राष्ट्रपति ने सही काम किया है कि गलत। तो ये प्रावधान एडीला में जाएगा। ये तीनों कन्फर्म एकदम याद रखिए। तो उसी प्रकार ये जो समाजशास्त्री विचारधारा है इसे क्रियात्मक, एक्टिव, क्रियाशील विचारधारा कहा जाता है। क्योंकि जो बातें कानून में लिखी गई है वे बातें कहाँ अप्लाई होनी चाहिए, समाज में, व्यवहार में। लेकिन दहेज अधिनियम सीधे उसका क्या हो रहा है, उल्टा। तो अलग बात है भाई। अगला लिखे, ये विचारधारा सामाजिक अनुसंधान पर जोर देती है।
लिखिए, यह विचारधारा सामाजिक अनुसंधान पर जोर देती है। इसके बाद आपका लिखिए, इतिहास लिख विशेषताएं भी हो गई। हाँ, एक लाइन और एक दो लाइन लिखिए भाई, ये में पूछा गया, उसके बाद आपका विद्वान चला जाए। यह विचारधारा अपराधियों के साथ उदारता बरतने का समर्थन करती है। यह विचारधारा अपराधियों के साथ उदारता बरतने का सपोर्ट करती है, समर्थन करती है। लिखिए, अब आपका विद्वान आपका देखा जाए। अब एक एक विद्वानों को चलना है। विद्वान लिखिए भाई आपका, लिखिए आगस्ट कामटे, हेडिंग डाल लीजिए आगस्ट कामटे। 1798 से इनका कार्यकाल लिख लीजिएगा। 1798 से यानी कि 1798 ईस्वी से 1857 1857 ईस्वी तक, यानी कि इनका जन्म हुआ 1798 में और मृत्यु कब हुई? 1857। कभी कालक्रम पूछा जाता है, एक दो बार पूछा गया तो क्रम से ही लिखवाया जा रहा है सभी विद्वानों को, यही क्रम सही भी रहेगा। लिखिए, इन्हें लिखिए इनका विचार, इन्हें समाजशास्त्र का समाजशास्त्र के अध्ययन को इन्हें या इन्होंने, लिखिए इन्हें सही नहीं वाक्य बैठेगा, लिखिए इन्होंने, इन्होंने ही लिखिए भाई, इन्हें थोड़ा वाक्य सही नहीं बैठेगा। इन्होंने समाजशास्त्रीय अध्ययन को, इन्होंने समाजशास्त्रीय अध्ययन को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, यानी कि साइंस के रूप में परिभाषित किया तथा वैज्ञानिक प्रमाणवाद का सिद्धांत दिया, तथा वैज्ञानिक प्रमाणवाद का सिद्धांत दिया। वैज्ञानिक प्रमाणवाद का सिद्धांत दिया। अगली लाइन पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इन्होंने कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था, इन्होंने कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था का प्रतिपादन किया, इन्होंने कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था का प्रतिपादन किया तथा कहा कि, यही कोटेशन आपका पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, व्यक्ति के पास केवल एक अधिकार होता है, व्यक्ति के पास केवल एक अधिकार होता है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। ये कोटेशन आ चुका है, दो तीन बार रिपीट किया है। मैं इसका इतिहास सहित बताया था, जब डिग्री आएंगे तो फिर यही बात बार बार कहेंगे, वहाँ फिर बताया जाएगा, यानी कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। कल डिग्री के बारे में समझाया भी गया था, ये बात इनके बाद कौन कहेगा? डिग्विट या डिग्री कहेंगे, डिग्री बार बार कहेंगे, यानी कि कई बार कहेंगे। जैसे कि हम भी एक आपका सिद्धांत को कई बार समझा रहे हैं कंपटीशन के लिए, कि बार बार डिग्री ये कहेंगे कि व्यक्ति के पास केवल एक राइट है कि वह अपनी ड्यूटी का क्या करे? पालन, अधिकार की मांग न करे। तो अब आप लोग बताइए, क्या भारतीय संविधान में केवल हम लोग अपना कर्तव्य निभाएंगे कि सरकार से, राज्य से अपने अधिकार की मांग भी कर सकते हैं? मांग भी कर सकते हैं।
क्योंकि भारत में तो संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट का क्या किया गया है, उल्लेख। तो इनका सिद्धांत भारत में पूरी तरह लागू नहीं होता। लिखिए अगला, दूसरा विद्वान लिखिए रुडोल्फ वान इहरिंग। दूसरा विद्वान लिखिए रुडोल्फ वान इहरिंग का कार्यकाल लिखिए 1818 से, यानी कि 1818 ईस्वी से लेकर 1892 तक। 1818 में जन्म हुआ और 1892 में आपका इनकी मृत्यु हुई। अब इनका जो सिद्धांत है, इनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एक एक पॉइंट में लिखिए, इन्हें समाजशास्त्रीय विचारधारा का पिता माना जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि सोशलिस्ट स्कूल का फादर कौन है, प्रतिपादक कौन है, पिता कौन है, प्रवर्तक कौन है। तो क्या मारेंगे, रुडोल्फ वान इहरिंग। लिख लिए। दूसरा लिखिए, ये जर्मनी के रहने वाले थे। ये जर्मनी के रहने वाले थे। अतः इसी लाइन, अतः समाज शास्त्रीय विचारधारा का जन्म जर्मनी में हुआ। ये दूसरा क्वेश्चन आपका बना। अतः समाजशास्त्रीय विचारधारा का जन्म जर्मनी में हुआ। ये भी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। अगला लिखिए, इन्होंने इन्होंने निम्नलिखित किताबें लिखी। इन्होंने निम्नलिखित किताबें लिखी। लिखिए पहली किताब इनकी, द स्पिरिट ऑफ रोमन लॉ। द स्पिरिट ऑफ रोमन लॉ। दूसरी किताब लिखिए, द स्ट्रगल फॉर लॉ। द स्ट्रगल फॉर लॉ। तीसरी किताब लिखिए, लॉ एज ए। लॉ एज ए मीन्स टू एन एंड। फिर एक बार देखिए, लॉ एज ए मीन्स टू एंड। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इन्होंने इन्होंने अपना सिद्धांत हितों पर आधारित किया। इन्होंने अपना सिद्धांत हितों पर आधारित किया, इंटरेस्ट पर, तथा हितों को 3 वर्गों में बांटा। तथा हितों को 3 वर्गों में बांटा। फर्स्ट लिखिए व्यक्तिगत हित, यानी कि पर्सनल इंटरेस्ट। फर्स्ट लिखिए व्यक्तिगत हित या पर्सनल इंटरेस्ट। सेकंड लिखिए सामाजिक हित या सोशल इंटरेस्ट। सामाजिक हित या सोशल इंटरेस्ट कल बताया भी गया था। तीसरा लिखिए राज्य का हित। देखिए तीसरा राज्य का हित।
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इनके अनुसार यदि व्यक्तिगत हित तथा सामाजिक हित में टकराव होता है, यदि व्यक्तिगत हित तथा सामाजिक हित में टकराव होता है, तो सामाजिक हित को प्रश्रय देना चाहिए। तो सामाजिक हित को प्रश्रय देना चाहिए। पैराग्राफ फिर चेंज करके लिखिए। इनका मानना है कि ये कोटेशन अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा जा चुका है। विधि का उद्भव अंडरलाइन कर लीजिएगा, कोटेशन इनका। विधि का उद्भव सामाजिक तथ्यों में निहित है। विधि का उद्भव सामाजिक तथ्यों में निहित है और अधिकार का आधार हित में है। और अधिकार का आधार हित में है। विधि साधन है, साध्य नहीं। अंडरलाइन करिएगा ये कोटेशन। किसने कहा था कि विधि साधन है, साध्य नहीं? तो भाई अभी बताया गया, इस विचारधारा के अनुसार साध्य क्या होगा? समाज। अभी मैं लिखवाया था विशेषता में। देखिए, विधि साधन है, साध्य नहीं। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इनका मानना था कि, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इनका मानना था कि विकसित अर्थों में विधि सामाजिक जीवन की दशाओं का योग है। विकसित अर्थों में लिखिए, विकसित अर्थों में विधि सामाजिक जीवन की दशाओं का योग है। विकसित अर्थों में विधि सामाजिक जीवन की दशाओं का योग है, जो बाहरी बाध्यता द्वारा राज्य की शक्ति से लागू की जाती हैं। जो बाहरी बाध्यता द्वारा राज्य की शक्ति से लागू की जाती हैं। शांति और व्यवस्था हेतु, इसी लाइन में भी लिखिएगा, शांति और व्यवस्था हेतु संघर्ष तथा विरोध जारी रहता है। शांति तथा व्यवस्था हेतु संघर्ष तथा विरोध जारी रहता है। विधि का विकास इसी का परिणाम है। विधि का विकास इसी का परिणाम है।
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लोगों की सामूहिक गतिविधियों को, लोगों की सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लोगों की सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे कि व्यक्तिगत हित तथा सामाजिक हित में, जिससे कि व्यक्तिगत हित तथा सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित हो सके, जिससे कि व्यक्तिगत हित तथा सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति, माने इसका इस उद्देश्य का मतलब ये हुआ कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में बैलेंस बना रहे, इस उद्देश्य की पूर्ति। इसका मतलब ये हुआ, देखिए, इस उद्देश्य की पूर्ति सामाजिक गति के तुलायंत्रों, इस उद्देश्य की पूर्ति सामाजिक गति के तुलायंत्रों के सिद्धांत से प्राप्त की जाती है। सामाजिक गति के तुलायंत्रों यानी कि लीवर्स, यानी कि आपका तो क्या बोलते हैं, तराजू। तुलायंत्र मतलब तराजू। तुलायंत्रों के सिद्धांतों से प्राप्त की जा सकती हैं या की जाती हैं। ये तुलायंत्र निम्नलिखित हैं। अब हेडिंग डालिए, का चार्ट बना लीजिए। सामाजिक गति के तुलायंत्र, सामाजिक गति के तुलायंत्र मैं बताया भी था। देखिए, सामाजिक गति के तुलायंत्र चार्ट बना लीजिए ऐसे। पहले में लिखिए अहमवादी, अहमवादी, अहमवादी या इसको कहते हैं स्वार्थपरक। आप लिख करके इसको लिख लीजिएगा दूसरी भाषा में, स्वार्थपरक, स्वार्थपरक, स्वार्थी, स्वार्थपरक, सेल्फिश जिसे कहा जाता है। सेकंड में लिखिएगा परोपकारवादी, परोपकारवादी लिखिए। फिर आपका इसको अहमवादी को बांट लीजिए दो भागों में। मैं कल बताया था, पहला आपका रिवार्ड, रिवार्ड मतलब पारितोषिक या इनाम। पहला आपका हो गया इसमें रिवार्ड, यानी कि हम कल बताए थे क्या, इनाम, इनाम या रिवार्ड या पारितोषिक। और दूसरा हमने बताया था कोर्सन, कोर्सन यानी कि प्रपीड़न। प्रपीड़न का मतलब उत्पीड़न, उत्पीड़न एक ही, दोनों लिख सकते हैं आप लिख करके, एक ही शब्द है। कोर्सन या प्रपीड़न या उत्पीड़न। और परोपकारवादी में हमने बांटा था कर्तव्य और प्रेम। लिखिए, आपका लिख लीजिए, दो चार्ट उसमें बना लीजिए। परोपकारवादी में, परोपकारवादी में हमने बंटवारा कल किया था, फर्स्ट में कर्तव्य है और सेकंड में क्या है, प्रेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें प्रपीड़ित किया जाता है, मैं बताया भी था, सेंक्शन दिया जाता है। और जो कानून का पालन करेगा उसे इनाम दिया जाता है। और ये आपका, तो ये जो चार तुला यंत्र हैं, इन्हीं से समाज में व्यक्तिगत और सामाजिक हितों में टकराव को रोका भी जाता है और दोनों में क्या बनाया जाता है, सामंजस्य। यानी कि
बैलेंस बनाया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, इनाम, उत्पीड़न, कर्तव्य तथा प्रेम। अब चारों को एक साथ लिखे, इनाम, उत्पीड़न, कर्तव्य तथा प्रेम, इन चारों तुला यंत्र के समेकन से, इन चारों तुला यंत्र के समेकन से समाज का उद्देश्य, समाज का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। समाज का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इसके बाद आपका रूडोल्फ वान इहरिंग का 3 कोटेशन और अच्छे से जानना है। पहला मैं बता भी था, पहला कोटेशन पत्थर वाला याद रखिएगा। अगर जैसे ही आए कि पत्थर गिरता है तो बिना कारण के नहीं गिरता, उसी प्रकार मनुष्य जब भी कोई कार्य करता है बिना किसी ध्येय, उद्देश्य या इच्छा के, लक्ष्य के नहीं करता। यानी कि लक्ष्य का मतलब बिना हित के लिए नहीं करता। यानी कि चाहे वह, ये देखिए, भले आपको मैंने न मालूम हो, लेकिन समाज में प्रत्येक व्यक्ति, ये सही बात है कि हित के लिए ही जुड़ा है। चाहे वो परिवार का व्यक्ति हो, चाहे वह कोई हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, और चाहे वह वकील मुवक्किल हो, आपका सबका अपना अपना क्या है, इंटरेस्ट है। और यही इसी इंटरेस्ट के कारण व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और व्यक्ति, इहरिंग के अनुसार, व्यक्ति जब भी कार्य करता है कुछ न कुछ उस कार्य के पीछे उसका क्या रहता है, इंटरेस्ट। जैसे कि आप लोग कार्य कर रहे हैं पढ़ाई, तो आपका भी इंटरेस्ट है, क्या हित है कि हम पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनेंगे और सफलता भी पाएंगे। तो इसी कारण तो पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो पढ़ाई नहीं करते। तो कोई ना कोई हित छुपा रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक तो पत्थर वाला उदाहरण याद रखना है। दूसरा आपका आग वाला, यानी कि बिना उत्पीड़न के कानून का मतलब क्या होगा। यानी कि जब कानून में दंड का प्रावधान ही नहीं होगा तो कानून बेकार हो जाएगा। उसकी तुलना इहरिंग करते हैं कि जैसे कि आग है लेकिन जलाती, और प्रकाश है लेकिन उजाला नहीं करता। तीसरा इनका महत्वपूर्ण ये है कि जो समाज, माने आपका जो आप लोग समाजवाद पढ़ते हैं, क्योंकि भाई आपका समाजवाद का मतलब ये हुआ कि संपत्ति केवल आपकी नहीं है, पूरे समाज की है। यही तो समाजवाद हुआ। मैंने आप 100 बीघा अपने पास रखे हैं तो इस संपत्ति पर पूरे समाज का अधिकार है, आपकी व्यक्तिगत नहीं है। यही समाजवाद कहिए। और कई देशों में ये लागू भी हैं। भारत में भी समाजवाद लाने के लिए आपका जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें तमाम चीज़ें दी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि आर्थिक असमानता दूर करिए, जमीन जिसके पास ज़्यादा है उनसे छीन कर क्या करिए, जिनके पास हैं उनको दीजिए। सीलिंग एक्ट बना, यानी कि आप एक आदमी कितनी ज़मीन रख सकता है, ये कानून बना। फिर आपका यूपीजेडए बना, जमींदार की ज़मीन छीन कर और ग्राम पंचायत को दी गई। ग्राम पंचायत ने आपका जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको ज़मीन दिया, यानी कि यही समाजवाद है। तो फिर इहरिंग कहते हैं कि संपत्ति आपकी व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि आपकी संपत्ति पर किसका अधिकार है, समाज का। ये शुद्ध रूप से हमारे संविधान में क्या दिया गया है, यानी कि आप संपत्ति, आप व्यक्तिगत आपकी नहीं है, बल्कि इस पर किसका अधिकार है, समाज का है। और सही भी बात है कि चाहे चल
आपके पास मकान हो, जमीन हो, सरकार जब चाहे मैं बता दूं बस विधि बनाकर और आपकी जमीन क्या कर सकती है, छीन सकती है। और किसके लिए? समाज के हित के लिए। और रोड बनाना है, कॉलोनी बनाना है, अस्पताल बनाना है, शहर का विकास करना है, तो देख ही रहे हैं कि सब जमीनें क्या की जा रही हैं, कानून बनाकर छीनी ही जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसको लिखिए, 3 कोटेशन इनका और लिखिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लिखिए, एरो बना बना के तीनों लिखिएगा। पहला लिखिए, संपत्ति केवल संपत्ति के धारक के लिए नहीं होती। संपत्ति केवल संपत्ति के धारक के लिए नहीं होती, बल्कि समाज के हित के लिए होती है। संपत्ति केवल संपत्ति के धारक के लिए नहीं होती, बल्कि समाज के हित के लिए होती है। दूसरा कोटेशन इनका लिखिए, अगला एरो बना लीजिए। जिस जिस तरह बिना कारण के पत्थर में कोई हरकत या गत नहीं हो सकती। अगला कोटेशन लिखिए, जिस तरह बिना कारण के जिस तरह बिना कारण के पत्थर में कोई हरकत या गति नहीं हो सकती, उसी प्रकार बिना किसी उद्देश्य के उसी प्रकार बिना किसी उद्देश्य के इच्छा में कोई गति नहीं हो सकती। उसी प्रकार बिना किसी उद्देश्य के इच्छा में कोई गति नहीं हो सकती। यानी कि जब भी व्यक्ति कार्य करता है कुछ न कुछ उसका क्या होता है, इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ। अगला इनका कोटेशन लिखिए भाई, आपका वही, दबाव या उत्पीड़न के बिना। अगला कोटेशन लिखिए, दबाव या उत्पीड़न के बिना विधिक नियम वैसा ही है। दबाव या उत्पीड़न के बिना विधिक नियम वैसा ही है, जैसे कि अग्नि जो जलाती नहीं है। जैसे कि अग्नि जो जलाती नहीं है। कामा दीजिए, प्रकाश जो प्रकाशवान नहीं होता है। प्रकाश जो प्रकाशवान नहीं होता है, यानी उजाला ही नहीं देता। अगला विद्वान लिखिए, लियोन डिग्वी। देखिए, आपका इनको डिग्वी भी कहा जाता है और आपका ड्यूगिट भी कहा जाता है। डिग्वी आब्लिक ड्यूगिट दोनों एक ही है। डिग्वी आब्लिक ड्यूगिट। लिखिए, आपका 1859 से लेकर 1928 तक क्रम भी बनाए रखिएगा। पहले अगस्त कामटे, फिर कौन है, इहरिंग, तीसरा कौन है, तो कौन सा क्रम सही है ये भी आपका पूछा जाता है। लिखिए, डिग्री 1859 से लेकर 1928 तक। लिखिए, ये फ्रांस के रहने वाले थे। ये फ्रांस के रहने वाले थे तथा जर्मनी के बोर्डी
याक्स विश्वविद्यालय में तथा जर्मनी के बोर्डियाक्स विश्वविद्यालय में संवैधानिक विधि के माने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के संवैधानिक विधि के प्रोफेसर थे। इन्होंने कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था प्रस्तुत की। इन्होंने कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था प्रस्तुत की तथा सामाजिक समेकता, मैं लिखवा चुका हूँ, सोशल सोलिडरिटी तथा सामाजिक समेकता का सिद्धांत दिया। सामाजिक समेकता का सिद्धांत दिया। लिखिए क्वेश्चन और आपका बनता है, इन्होंने कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था ऑगस्ट काम्टे से ली, किससे प्रेरित होकर दिया? इन्होंने कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था ऑगस्ट काम्टे से प्रेरित होकर दिया। अंडरलाइन कर लीजिएगा, आ सकता है ये। इन्होंने कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था ऑगस्ट काम्टे से प्रेरित होकर दिया, जबकि सामाजिक समेकता का सिद्धांत, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन ये बनाता है, जबकि सामाजिक समेकता का सिद्धांत दुर्खीम से प्रेरित होकर दिया। दुर्खीम से प्रेरित होकर दिया। हेडिंग डाल लीजिए, कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था। लिखिए, पहले अब किताब लिखवाना था लेकिन आपका, लिखिए किताब लास्ट में लिखवाई जाएगी। हेडिंग डालिए, कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था। लिखिए, ऑगस्ट काम्टे से प्रेरित होकर, ऑगस्ट काम्टे से प्रेरित होकर इन्होंने बार बार यह बात दोहराई कि ऑगस्ट काम्टे से प्रेरित होकर इन्होंने बार बार यह बात दोहराई कि, कामा देकर लिखिएगा, अकेला अधिकार जिसे कोई व्यक्ति धारण कर सकता है, अकेला अधिकार जिसे कोई व्यक्ति धारण कर सकता है, वह है अपने कर्तव्य को हमेशा पूरा करने का अधिकार। वह है अपने कर्तव्य को हमेशा पूरा करने का अधिकार। ये क्वेश्चन 2-3 बार लगभग आपका रिपीट किया है, फिर एक बार मॉडल समझिए। अगर आपका यही क्वेश्चन आ जाए कि व्यक्ति के पास केवल एक अधिकार है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, मॉडल समझिए। अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए, ऑगस्ट काम्टे दिया हो और डिग्री न दिया हो, तब कोई दिक्कत नहीं है, क्या मारेंगे? ऑगस्ट काम्टे। ऑगस्ट काम्टे न दिया हो, डिग्री दिया हो, तब भी कोई समस्या नहीं है, डिग्री मार देंगे।
दोनों दे दिया हो तो क्या मारेंगे? दोनों। इसमें भी कोई समस्या नहीं। लेकिन एक बार आपका जो जे में पूछा है समस्या, अगस्ट कामटे भी दिया है और डिग्वी भी दिया है। जब दो लोग आपका आपका दोनों लोग वही बात कहे हैं तो हम ये देखेंगे कि किसने थोड़ा प्रेशर देकर किया, यानी कि कौन आपका ये बात ज़्यादा बार करता है या कौन दबाव देकर करता है। तो बताइए इसमें कौन सही माना जाएगा? डिग्वी। यानी कि अगर दोनों आ जाए तो सतर्क रहिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार जे में, तब आप क्या मारेंगे? डिग्वी। जैसे एक और हम उदाहरण बता रहे हैं, सेम उदाहरण आपका सीआरपीसी में मैं 2-3 बार बताया भी था, और वह 354 सीआरपीसी और द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या 42 पर उदाहरण दिया जाता है। कहाँ यह लिखा गया है कि किसी मृत्युदंड मृत्युदंड के मामले में तब तक गर्दन में फांसी लगाकर लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। अगर 354 धारा है तब भी सही है, ये न रहे द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या 42 रहे तब भी सही है, दोनों रहे तब भी सही है। लेकिन समस्या कब उत्पन्न होगी कि दोनों आपका दो ऑप्शन में दिया हो और चुनना कितना हो? एक। तो लिखा रहता है ऊपर कि भले मिले जुले शब्द हो लेकिन आप सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनिए जो सबसे क्या हो, चार में उत्तम हो। तो बताइए सेक्शन और अनुसूची में कौन प्रिवेल करेगा? सेक्शन। तो कहाँ आपका दिया गया 354, क्लाज वाइज याद करना है। कौन है? क्लाज 5। क्लाज 5 है, ये क्लाज वाइज पूछा जाता है क्वेश्चन। ऐसे 354 से तो सही है, लेकिन क्लाज वाइज याद करके जाइए। अगला लिखिए भाई, आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सामाजिक समेकता का सिद्धांत। डिग्री में आगे लिखे, कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था इनकी समाप्त हो गई। सामाजिक समेकता का सिद्धांत लिखिए। इनका मानना है कि समाज में व्यक्तियों की एक दूसरे पर निर्भरता, समाज में व्यक्तियों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। समाज में व्यक्तियों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, अतः समाज में ही निवास कर सकता है, यानी कि अंतरिक्ष में जाकर नहीं कर सकते। अतः समाज में ही निवास कर सकता है। समाज में व्यक्तियों की दो प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। समाज में व्यक्तियों की दो प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। फर्स्ट लिखिए, सभी लोगों की समान आवश्यकताएं। तो थोड़ा समान आवश्यकताएं दो चार बताइए, तो सबको आवश्यकता है, दो चार तो बता दीजिए। बिजली, पानी और रोटी कपड़ा मकान, ये तो अमूमन होगा। बिजली भी अब आ गई है। आपका मूल अधिकार मैंने बिना बिजली के एक दिन आपका, तो यानी कि ये समान आवश्यकता है। असमान का सही बता रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान बिजली इत्यादि, अब उतना नहीं जानना है आगे। और असमान आवश्यकता का मतलब ये हुआ
कि सबकी आवश्यकता भिन्न भिन्न है, तो किसी को एरोप्लेन चाहिए, तो किसी को साइकिल चाहिए। ये आपका कैसी आवश्यकता है? असमान। लिखिए इसको। सेकंड लिखिए असमान। पहला लिख लेना सभी लोगों की समान आवश्यकताएं, फर्स्ट लिख लिया ना। सेकंड लिखिए सभी लोगों की असमान आवश्यकताएं, यानी कि भिन्न भिन्न आवश्यकताएं। सभी लोगों की असमान आवश्यकताएं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए समान आवश्यकताओं की पूर्ति समान आवश्यकताओं की पूर्ति श्रमिक संघवाद के माध्यम से की जाती है। समान आवश्यकताओं की पूर्ति श्रमिक संघवाद के माध्यम से की जाती है, जबकि असमान आवश्यकताओं की पूर्ति जबकि असमान आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के लोगों में पारस्परिक सामंजस्य समाज के लोगों में पारस्परिक सामंजस्य और सूझबूझ के माध्यम से की जाती है। पारस्परिक सामंजस्य और सूझबूझ के माध्यम से की जाती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इन्होंने राज्य को मानव संगठन का इन्होंने राज्य को मानव संगठन का एक प्रकार मात्र माना है। एक प्रकार मात्र माना है। राज्य का अस्तित्व तभी तक उचित है राज्य का अस्तित्व राज्य का अस्तित्व तभी तक उचित है जब तक कि वह सामाजिक समेकता को बढ़ाता है। पारस्परिक निर्भरता जब तक कि वह सामाजिक समेकता को बढ़ाता है। अतः यदि राज्य की गतिविधियां सामाजिक समेकता के विपरीत हैं अतः यदि राज्य की गतिविधियां सामाजिक समेकता के विपरीत हैं तब जनता राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकती है। तब जनता राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकती है, माने राज्य का विरोध कर सकती है। जनता राज्य का क्या कर सकती है? विरोध कर सकती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इनकी पुस्तक का नाम, पुस्तक अंडरलाइन कर लीजिएगा, ला इन द मॉडर्न स्टेट है। इनकी पुस्तक का नाम ला इन द मॉडर्न स्टेट, मॉडर्न माने आधुनिक, ला इन द
मॉडर्न स्टेट। वैसे आपका 3 क्वेश्चन याद रखिए, मैं बता दूं। भाई, कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था, सोशल सोलिडरिटी, लॉ इन द मॉडर्न स्टेट। और आपका कह सकते हैं कि सोशल सोलिडरिटी का मतलब एक बार समझ लीजिए। फिर मैं बताया भी था कि भाई वर्तमान समय ऐसा है कि सभी व्यक्ति अपना सभी कार्य स्वयं नहीं कर सकते। जैसे कि आपका किसान है, बीमार पड़ गया तो डॉक्टर पर निर्भर है। अगर उसको औजार बनाना है तो लुहार पर निर्भर है। अगर उसे कह सकते हैं कि बिल्डिंग बनाना है तो इंजीनियर और लेबर पर निर्भर हैं। फिर उसी प्रकार अगर डॉक्टर को अनाज चाहिए तो किसान पर निर्भर हैं। उनको बिल्डिंग बनाना है तो किस पर निर्भर होना पड़ेगा? इंजीनियर पर। तो ये जो आपसी निर्भरता है, पारस्परिक अन्योन्याश्रिता है, एक दूसरे पर अवलंबित होना है, यही आपका क्या कहते हैं डिग्री महोदय? सोशल सोलिडरिटी। और राज्य का कार्य है कि इनको बढ़ोतरी करे कि न करे? करे। अगर राज्य इनकी बढ़ोतरी में रोक लगाता है तो ये एक और जनता को अधिकार देते हैं कि राज्य के विरोध विरोध में क्या बजा दे? बिगुल। यानी कि राज्य का क्या कर दे? विरोध। और के आपका बस ये किताब याद रखना है, लॉ इन द मॉडर्न स्टेट। वैसे कंपटीशन के लिए जितना लास्ट में बताया गया, इससे अधिक कभी भी इतिहास में पूछा नहीं गया है। वो भले आपका थोड़ा अधिक लिखवाया जा रहा है पंचौरा, लेकिन आप 4-5 जो लाइन मैं बताता हूँ शुरुआती दौर में,